हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए 100% फ्री एजुकेशन लेकर आता है। साथ ही कंटेंट भी बहुत ही उम्दा क्वालिटी का रहता है। तो जब आपको फ्री एजुकेशन मिल रही है और कंटेंट भी बहुत अच्छा मिल रहा है, टीचर्स भी बहुत एफर्ट्स के साथ पढ़ा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ये सभी कुछ आपकी पढ़ाई के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसका फ़ायदा उठाइए। आते हैं आज के वीडियो पे। आज का हमारा वीडियो है क्लास 12th हिंदी इलेक्टिव के स्टूडेंट्स के लिए। हमारी बुक है अंतरा भाग 2। उसका जो काव्य खंड का अध्याय है 11वां, कवित्व और सवैयां। ये कवित्व और सवैयां घनानंद जी द्वारा प्रस्तुत किया गया है। तो इस पार्ट का डिटेल एक्सप्लेनेशन और एनसीईआरटी सॉल्यूशन हम पहले करा चुके हैं। आज हम कराने जा रहे हैं कंप्लीट चैप्टर रिवीजन, अर्थात यहाँ पर हम फटाफट चैप्टर को एक बार देखेंगे, इसके सार को समझेंगे और कुछ क्वेश्चंस करेंगे। लेकिन हाँ, अगर आप पहली बार इस चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं तो आप डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ शुरू करेंगे, क्योंकि वहाँ हमने हर एक चीज़ को बहुत बारीकी के साथ आपको समझाया है। यहाँ पर हम सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं, फटाफट हम चीज़ों को समझेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास में कवित्व आ रहा है। क्या है कवित्व? हम पढ़ेंगे इसको। बहुत दिनन को अवधि आस पास परे, खरे अबर रनी भरे उठी जान को, कहीं कहीं आवन छबीले मन भावन को, गही गही राहिति दे दे सन्मानन को, झूठी बतियानी को पतियानी ते उदास है के, अब ना घिरत घन आनंद निदान को, अधर लगे हैं आनी करी कह पावन प्राण को, चाहत चलन ये संदेशो ले सुजान को। तो अब क्या है, जो हमारे कवि हैं घनानंद जी, वो अपनी प्रेमिका सुजान से बहुत दूर हैं। अब क्या हुआ, दूरी आ गई। तो वो यहाँ पर इस पूरे कवित्व में बता रहे हैं कि किस तरीके से हम एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर हैं, और वो उनको संदेशा भेज रहे हैं कि हम बहुत दिनों से एक दूसरे से दूर हैं। और अब क्या है, दूरी होने के कारण जो है अब उनके प्राण जो है विरह के कारण निकलने को हैं। अब वो यही कह रहे हैं कि बस एक बार किसी तरीके से तुमसे मुलाकात हो जाए या तुम्हारा संदेशा प्राप्त हो जाए, तो बस मेरे प्राण उसी में अटके हुए हैं। तुम्हारा संदेशा मिल जाए, तुम आ जाओ, बस हमारे मेरे प्राण जो हैं वो अब निकल जाएंगे। तो यहाँ पर उन्होंने अपनी विरह वेदना का बहुत उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है कि किस तरीके से वो बहुत ज़्यादा दुखित हैं अपनी प्रेमिका से दूर होने के कारण, और उससे मिलने के लिए बहुत ज़्यादा बेचैन हैं, बस मिलना चाहते हैं। तो वही इन्होंने दिया ना, बहुत दिनन को अवधि आस पास परे, खरे खबरानी अभी उठी जान को, यानी कि बहुत दिन से हम तुमसे दूर हैं और अब हम तुमसे सिर्फ मिलने के लिए व्याकुल हैं किसी तरीके से। तो अब ये जो हमने यहाँ पर समझा, इसका हम अच्छा, अब ये दूसरा भी तो हमारे पास में कवित्व दिया है। क्या है कवित्व? देखिए, आना कनी आरसी निभारो करो कौलों को, कहा मो चति दासन देव न दीठी डोही रे, मौन हूँ सो देख ब्यो कितने पान पहले जू, कूक भरी मूकता बुलाए आप बोली है, जान घन आनंद यो मोहि तुम्हें पैज परी, जान ही तो टेक टरे कौन धो मोहिले, रुई दिए रहबो कहाँ, कहाँ करो बहिराबो को, कबहू तो मोरी पुकार कान खोल ब्यो। तो अभी क्या करें, बहुत दिन से वो अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए बोल रहे हैं कि मिल लो। बहुत बार उन्होंने संदेश पहुंचाए, लेकिन उनका कोई जवाब नहीं आता है। तो वो क्या कह रहे हैं कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्रेम करता हूँ, तुमसे बहुत दिन से दूर हूँ, अब मेरी हालत इस विरह वेदना में बहुत ज़्यादा बुरी हो चुकी है। मैं तुमको बार बार संदेशा देता हूँ, कोई तो एक समय होगा कि जब तुम मेरे संदेशे का जवाब दोगी। आखिर कब तक तुम अपने कानों में रुई डालकर बहरेपन का नाटक करती रहोगी? एक समय ऐसा आएगा कि तुम्हें हार कर जो है मेरी बात को सुनना ही पड़ेगा, चाहे तुम जितनी कोशिश कर लो, तुम्हें हार कर मेरी बात को सुनना ही पड़ेगा। तो पहले कवित्व में उन्होंने अपनी विरह वेदना को बताया कि किस तरीके से विरह के कारण अब उनके प्राण जो है निकलने को आतुर हैं, और दूसरी बार में क्या करें, वो बार बार अपनी प्रियतमा को संदेशा सुजान को भेज रहे हैं, लेकिन वो उसे अनदेखा अनसुना कर दे रही हैं, और जो है वो अब एक बहरेपन का नाटक कर रही है। तो वो कहते हैं कि ठीक है, तुमने भी अगर ना सुनने की ठान ली है तो मैं भी अब जिद पेड़ाऊं कि कब तक तुम मेरी बात को नहीं सुनूंगी। तो ये भी उन्होंने जिद करके ठान रखी है। अब इन दोनों कवित्व के सार को हम देखते हैं, क्या दिया गया है। पहला, यहाँ घनानंद के 2 कवित्व संकलित किए गए, हमने 2 कवित्व पढ़े। अब इन दोनों के सार को देखेंगे। प्रथम कवित्व में कवि ने अपनी प्रेमिका सुजान के दर्शन की अभिलाषा एवं उत्कंठा व्यक्त की है, मतलब अब उनसे मिलना ही वो चाह रहे हैं।
छंद में विहरणी नायिका नायक यानी श्री कृष्ण की झूठी बातों और अवधि बीतने पर भी ना आने का कारण अत्यंत व्याकुल दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर उन्होंने क्या बताया है कि जिस प्रकार श्री कृष्ण जो है मथुरा चले गए थे और राधा व्याकुल थी, उसी तरीके से आज क्या है, राधा जो है उनको बार बार बुलाती रहती हैं कि आओ मुझसे मिलो, लेकिन वो तो नहीं आते हैं, वो मथुरा में ही रहते हैं। तो उसी तरीके से जो है मैं भी तुम्हें बार बार संदेशे भेज रहा हूं कि तुम मुझसे मिलो। जितनी व्याकुलता गोपियों को श्री कृष्ण के मिलन की थी, उतनी ही व्याकुलता मुझे तुमसे मिलन की है। अपने प्राण कंठ तक आकर अटक गए हैं, अर्थात प्रिय के दर्शन की लालसा में प्राण शरीर में टिके हुए हैं। यानी कि अब क्या है, अब इतनी ज्यादा विरह वेदना बढ़ चुकी है कि अंतिम समय आ गया है, लेकिन प्राण है कि वो शरीर छोड़ने को तैयार नहीं है। वो क्या कह रहे हैं कि जब तक मैं एक बार अपनी प्रियतमा को देख ना लूं, तब तक मेरे शरीर से ये प्राण अलग ना हो। प्रतीक रूप में कवि के प्राण अपनी प्रेयसी सुजान के दर्शन की अभिलाषा में अटके हैं। तो उन्होंने क्या बोला है कि बस एक बार सुजान आ जाए, मैं उसको देख लूं, तो मेरे ये प्राण मेरे शरीर को त्याग देंगे। अब आते हैं दूसरे कवित्व पे। दूसरे कवित्व में क्या है, दूसरे कवित्व में कवि नायिका से कहता है, तुम कब तक मिलने से आनाकानी करती रहोगी, हम दोनों के बीच एक होड़ सी लगी है। आपने मेरी पुकार सुनकर अनसुनी करने की आदत बना ली है और मैंने यह दृढ़ निश्चय कर लिया है कि कभी तो मेरी पुकार आपके कानों में पड़ेगी। मतलब मैं इतनी बार आपसे मिलने के लिए बोलता हूं, पर आप आनाकानी कर रहे हो, आप मिलना नहीं चाहते। लेकिन ठीक है, अब मैंने भी निश्चय कर लिया है कि मैं आपको बुलाता रहूंगा, मिलने की कोशिश करता रहूंगा, देखता हूं कि आप कब तक मुझसे मिलने के लिए तैयार नहीं होते हैं और कब तक इस चीज को आप टालते रहते हैं। अब हम आते हैं उनके सवैये पे। अब हम लोग के पास दो सवैये प्रस्तुत किए गए हैं। तो क्या दिया है, तब तय छवि पीवत जीवत है, अब सोचत लोचन जात पर जरे, हित दोष तोष को तोष सु प्राण पले, बिलयात महा दुख दोष भरे, घनानंद मीत सुजान बिना, सभी सुख साज समाज डरे, तब हार पहाड़ ये लागत हैं, अब आनन के बीच पहाड़ पड़े। तो अब आप बोल रहे हैं कि इस सवैये में उन्होंने बोला है कि किस तरीके से हम दोनों जब पास थे, यहाँ पे इन लोग मिलने का भी और बिछड़ने का भी, दोनों का ही वर्णन किया। मतलब संयोग, जब हम साथ थे तब क्या परिस्थिति और अब हम दूर हैं तो क्या परिस्थिति है। तो वो क्या कह रहे हैं कि जब हम दोनों साथ थे तो क्या होता था, हम दोनों एक दूसरे को देखे बगैर रह नहीं पाते थे, और आज इतने दिन हो गए कि हम देखे बगैर रह रहे हैं। जब हम साथ थे, हमारे मिलन की बेला होती थी, तो गले में पड़ा हुआ जो हार है, तुम्हारे गले में पड़ा हुआ जो हार है, वो पहाड़ के समान लगता था कि हम दोनों में इतनी दूरियां आ रही, और आज हम दोनों के बीच में विरह रूपी इतना बड़ा पहाड़ विराजमान है। तो ये चीज उन्होंने यहाँ पे ये जो सवैया प्रस्तुत किया, इसमें इन्होंने अपने, जब वो साथ थे तो क्या सिचुएशन थी, आज वो दूर हैं तो क्या सिचुएशन है, इन दोनों को ही कई मायने में प्रस्तुत किया है। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, पूरन प्रेम को मंत्र महापन, जा महिषोधी सुधी लखयो, ताही के चारु चरित विचित्र नीचो, पचिको रसिखानी बिरख्यायो, ऐसी हितो हित पत्र पवित्र जू, आन कथा ना कहूं अब रहो, जो घनानंद जान अजान ले, टूक कियो भय पर बाची न देखियो। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि प्रेम से व्याकुल होकर मैंने तुम्हें कई संदेशे भेजे, मगर तुमने मेरे किसी एक भी संदेशे का जवाब नहीं दिया। फिर और क्या है, अब मैं तुमको लिख कर संदेशा भेज रहा हूं, तो तुम इतनी क्या कहते हैं, इतना प्रेम से विमुख हो चुकी हो कि तुमने उस संदेशे की तरफ देखा तक नहीं और उसके टुकड़े टुकड़े करके उसको फाड़कर फेंक दिया। तो यहाँ पर जो है ना, ये दिखाया गया कि घनानंद प्रेम में बहुत व्याकुल है, मगर सुजान पर इतना कुछ फर्क उनको नहीं पड़ रहा है। अब इन दोनों सवैये के हमारे पास सार दिए हैं। घनानंद द्वारा रचित दो सवैये यहाँ संकलित किए गए हैं। प्रथम सवैये में कवि ने संयोग और वियोग समय की तुलना तब और अब के द्वारा की है। तब यानी कि संयोग वश में क्या स्थिति थी, अब यानी कि वियोग में क्या स्थिति हो गई। मैंने बताया ना, जब हम लोग मिले हुए थे तब क्या स्थिति थी, आज हम दोनों दूर हैं तो क्या स्थिति है। संयोग काल में नायक नायिका को गले में पहने हुए हार भी पहाड़ की तरह बाधक लगते थे। मतलब जब मिलन होता था तो वो पहाड़ भी जो है वो लगता था, अरे इतना बड़ा पहाड़ हम लोगों के बीच में है, क्योंकि उन दोनों के मिलन में हार व्यवधान उत्पन्न करते थे। किंतु अब वियोग काल में प्रिय इतनी दूर चली गई है कि उन दोनों के बीच में अनेक पहाड़ आ गए।
मतलब अब दोनों में क्या कहते हैं वियोग हो गया है। तो अब क्या हो गया है, बहुत सारे पहाड़ विद्यमान हो गए हैं। अब आते हैं दूसरे सवैये पे। कवि ने अपने हृदय को एक ऐसा प्रेम पत्र बताया जिस पर प्रिय का चित्र अंकित है, किंतु प्रिय ने निर्ममता का व्यवहार करते हुए इस हृदय रूपी प्रेम पत्र को बिना पढ़े ही फाड़ कर टुकड़े टुकड़े कर कर फेंक दिया है। इसी दुख को यहाँ अभिव्यक्त किया गया है। तो यहाँ पर वो क्या बता रहे हैं कि मेरा ये जो हृदय है इसे मैंने एक पत्र बनाकर तुम्हारे पास भेजा, इसमें तुम्हारा ही प्रेम था। तो यहाँ पर मैंने तुमको कई बार भेजा मगर तुमने ध्यान ही नहीं दिया। और अब मैं क्या किया, तुमने उस प्रेम रूपी पत्र यानी कि मेरे हृदय को, उस प्रेम पत्र को बिना पढ़े बिना ध्यान दिए टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिया। अर्थात यहाँ पर वो कहना चाह रहे हैं कि तुमने मेरे प्रेम की कदर नहीं करी। मैं तुम्हें इतना प्रेम करता हूँ मगर तुम मुझे प्रेम बिल्कुल भी नहीं करती हो। तो ये हमारे दोनों कवित्व थे और दोनों सिवैये थे। अब हम आते हैं इस पाठ के कुछ प्रश्न उत्तर पे। देखिए प्रश्न उत्तर एनसीईआरटी के तो हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन ये उससे थोड़े अलग हैं। चलिए देखते हैं क्या है इसके अंदर। पहला प्रश्न है, कवि अपनी प्रेमिका की परीक्षा कैसे लेते हैं? तो वो अपनी प्रेमिका की परीक्षा किस प्रकार ले रहे हैं? उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं तुमको बुला क्या कहते हैं तुम्हें आवाज देता रहूंगा, तुम्हें नहीं सुनना, देखते हैं तुम कब तक मेरे प्रेम संदेश को नहीं सुनती हो। तो क्या था, कवि कहते हैं कि प्रेमिका उनके प्रति कठोर हो गई है। मौन धारण कर कर देखेंगे कि वो कब तक प्रेमिका की कठोरता बनी रहती है। प्रेमिका इतनी कठोर हो गई है कि ना तो कोई संदेश भेजती हैं और ना ही मिलने आती हैं। कवि बार बार प्रेमिका को बुलाते हैं लेकिन वह कवि की बात को अनसुना कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या मतलब बहुत कोशिश करी कि उनकी प्रेमिका जो है उनसे मिलने आए, बात करें, उनके पत्र का जवाब दे, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं कर रही। तो कह रहे हैं अच्छा ठीक है, मैं भी अब तुम्हें ये तुम देखते मैं पुकार लगाता रहूंगा, अर्थात मैं संदेश भेजता रहूंगा और तुम कब तक चुप रहती हो मैं ये देखता हूं। तो इस तरीके से वो परीक्षा ले रहे हैं। कहने का तात्पर्य मैं भेजता रहूंगा, देखता हूं कि तुम कब तक बात को नहीं सुनती हो। दूसरा प्रश्न आते हैं, घनानंद की रचनाओं की भाषाई विशेषताओं को अपने शब्दों में लिखिए। अब उनकी भाषा की जो विशेषताएं हैं, तो इस तरीके से आप ये देखोगे जो कला उनका जो कला सौंदर्य रहता है, उनकी काव्यगत विशेषताओं में आप जाओगे ना तो वहां पर देखोगे कि जो उनकी भाषागत विशेषताएं हैं उसको आपको यहाँ मेंशन करना है कि उनकी रचनाओं में किस तरीके से भाषाओं का इस्तेमाल वो करते हैं, क्या क्या शैली है, ये सब चीजें। तो यहाँ पर हमने 4 उनकी विशेषताएं निकाल के रखी हैं। घनानंद की रचनाओं की भाषाई विशेषताएं इस प्रकार है, क्या है? घनानंद ने अपनी रचनाओं में अलंकारों का बहुत सुंदर वर्णन किया है, बहुत सारे अलंकारों का इस्तेमाल किया है। घनानंद ब्रज भाषा के प्रवीण कवि थे, मतलब बहुत ही महारत कवि माने जाते हैं। उनकी भाषा में सक्षमता देखी जाती है, यानी सक्षमता का मतलब है कि वो जो चीज़ व्यक्त करना चाहते हैं उसको बहुत ही प्रबल रूप में सक्षम हैं उसको व्यक्त करने के लिए। जैसे यहाँ पे उन्होंने वियोग वर्णन किया है, तो यहाँ पर उन्होंने इतने बढ़िया तरीके से वियोग वर्णन किया है कि वाकई उस भाव को एक पल के लिए हम अपने मन में महसूस करने लगते हैं कि वियोग भावना किस तरीके की होती है। तो मतलब अपने भावों को वो व्यक्त करने के लिए पूरी तरीके से सक्षम है। वे काव्य भाषा में रचनात्मकता के जनक भी हैं। काव्य भाषा में मतलब वो नई नई चीजों को बनाने के लिए, नई नई चीजों को इस्तेमाल करने के लिए भी जाने जाते हैं। ये नहीं कि जो पहले से चली आ रही है उन्हीं भाषागत नियमों के अंतर्गत ही वो कार्य करते हैं, नहीं, उसमें उन्होंने बहुत सारी नई नई चीजों का भी प्रयोग किया। अब आते हैं प्रश्न संख्या 3 में, घनानंद की साहित्यिक परिचय दीजिए। साहित्यिक परिचय में क्या आएगा? इनका भाव पक्ष भी आएगा, कला पक्ष भी आएगा और इनकी कुछ रचनाएं आएंगी। तो सारी चीजों को हम यहाँ पर करें। क्या है? सबसे पहले हम भाव पक्ष देखते हैं। क्या है भाव पक्ष? घनानंद मूलतः प्रेम पीड़ा के कवि हैं। प्रेम पीड़ा यानी कि प्यार में होने वाली तकलीफ को व्यक्त करने वाले कवि, क्योंकि वो खुद उस कवि पीड़ा से गुजर रहे हैं, इसलिए उन्होंने उसे बहुत ही अच्छी तरीके से व्यक्त किया है। उन्होंने वियोग श्रृंगार का मनोहर वर्णन अपने काव्य में किया है। उनकी रचनाओं में प्रेम का गंभीर, निर्मल, आवेगपूर्ण तथा व्याकुल कर देने वाला उदास रूप मिलता है। उनकी रचनाओं में भावों की जो गहराई है वह अत्यंत दुर्लभ है। अब क्या है, वो कहते हैं ना, कवि के जीवन में जो उथल पुथल होती है वो उनकी कविताओं में निकल कर आती है। तो घनानंद क्या थे? वो प्रेम के कवि माने जाते हैं। तो जब तक वो प्रेम में थे तब तक उन्होंने इतनी रचनाएं नहीं करी, लेकिन जैसे ही उनके प्रेम में वियोग आया, विरह आया,
तो अब क्या हुआ, उन्होंने बहुत सारी रचनाओं का वर्णन किया और उन रचनाओं को उत्कृष्ट श्रेणी में, मतलब उन्होंने जो भाव निकाल के रखे, खाली अपनी फीलिंग नहीं रखी, वो पूरी तरीके से सक्षम थे कि वो पाठक तक अपनी फीलिंग को बहुत ही गहराई तक पहुंचा सके। इतना सक्षम जो होना जो है और किसी कवि में नहीं देखा जाता है। खास और किस में नहीं देखा जाता, खास तौर से प्रेम के विरह वर्णन का जो क्या कहते हैं, एक क्या बोलते कठोर सुदृढ़ जो व्यक्ति आपका वक्तव्य होता है वो घनानंद के में मिलता है। अब आते हैं कला पक्ष। उनके काव्य में लाक्षणिकता, वाग्दग्धता, वक्रोक्ति के साथ अलंकारों का प्रयोग कुशलता से है। तो आप यहाँ पर देखेंगे लाक्षणिकता मतलब लक्षण बताते हैं, जैसे उन्होंने बताया यहाँ पर कि किस तरीके से उनका विरह इतना ज्यादा प्रगाढ़ है कि अब उनके जो प्राण हैं वो अधर तक आकर अटक गए हैं, लेकिन अब वो निकलने, प्राण छोड़ने को तैयार नहीं है, बस वो सुजान के आ जाने की देर को चाहते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने लक्षण व्यक्त किया कि विरह वेदना कितनी ज्यादा बढ़ गई है। वहां पे वाग्दग्धता और वक्रोवती का तात्पर्य यहाँ पर क्या है कि चीजों को वो बहुत ही क्या कहते हैं, बहुत ही खुलकर व्यक्त करते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ भावनाओं को दबा ले जाते हैं, यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुलकर उन्होंने व्यक्त किया है और उनकी रचनाओं में अलंकार का भरपूर प्रयोग होता है। उनकी काव्य कला में सहजता के साथ साथ वचन वक्रता भी मिलती है, यानी कि वो अपनी बातों को बहुत ही खुलकर व्यक्त करने वाले व्यक्ति हैं। घनानंद ने परिष्कृत और साहित्यिक ब्रज भाषा में काव्य रचा किया है, मतलब वो उन्होंने जो है ब्रज भाषा में ही अपनी रचना लिखी है। उनकी भाषा व्यंजकता, कोमलता और मधुरता के गुणों से संपन्न है। वह सर्जनात्मक काव्य भाषा के प्रेरणा है और उन्होंने कवित्व सवैया आदि छंदों को अपनाया है। तो उनकी जो शैली रही है वो कवित्व सवैयों में उन्होंने अधिकतर रचनाएं अपनी करी हैं। अब आते हैं उनकी कृतियां, जो बहुत ज्यादा कृतियां उन्होंने नहीं लिखी, जितनी लिखी हैं उनमें कौन सी महत्वपूर्ण रही है वो है, जिसमें है सुजान सागर, विरह लीला, कृपा कंड निबंध और रसे केली वल्ली। तो ये कुछ रचनाएं हैं जो बहुत ही ज्यादा फेमस हुई हैं उनकी। अब आते हैं प्रश्न संख्या 4 पे। घनानंद वियोग के कवि हैं, संक्षेप में प्रकाश डालिए। अब ये एक वक्तव्य बोला जाता है कि वो वियोग के कवि माने जाते हैं, इसको आपको अपने जो है बात में समझाना है, अपनी भाषा में इसको लिखना है। तो क्या होगा, घनानंद सुजान से प्रेम करते थे किंतु सुजान ने उनसे बेवफाई की, परिणामतः उनका हृदय वियोग वेदना से ओतप्रोत हो गया। घनानंद ने इस वेदना का चित्रण अपनी रचनाओं में किया, इसीलिए उन्हें वियोग वेदना का कवि कहा जाता है। घनानंद की कविता में प्रिय की निष्ठुरता का, अपनी विकलता का, दर्शन की लालसा का, प्रिय के सौंदर्य आदि का मानवक चित्रण किया गया है। तो घनानंद ने प्रेम किया वो तो सच्चा था, लेकिन क्या हुआ कि जो उनकी प्रेमिका थी सुजान, उन्होंने उनसे बेवफाई की। तो इन सारी चीज़ों को, बेवफाई को, प्यार को, उनके सौंदर्य को, सभी चीज़ को उन्होंने निकाल के रखा, लेकिन खास तौर से विरह वेदना की जो पीड़ा होती है उसको उन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छे से किया। अब उनके जीवन में इतनी वेदना थी विरह को लेकर, तो वही उन्होंने सबसे ज़्यादा इसमें व्यक्त करी है। तो इस तरीके से ये जो हमारा कंप्लीट चैप्टर रिवीजन था ये हमने समाप्त किया। तो आप सभी को यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि आपको क्या क्या चीज़ें हमने कैसे कैसे समझाई। तो याद रखिएगा, अगर आप पहली बार इस चैप्टर को देख रहे हो तो डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ देखना। पहले डिटेल एक्सप्लेनेशन, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, देन कंप्लीट चैप्टर रिवीजन, देन एमसीक्यूज। इसी सीक्वेंस में देखिएगा, तभी आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मैग्नेट ब्रेन्स आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है, यानी कि यहाँ पर आप जितने भी वीडियोस देखना चाहें, किसी भी कोर्स में हो, किसी भी सब्जेक्ट में हो, आपको 100% फ्री मिलेगा। ना ही आपको इसके लिए कोई कूपन परचेज करना है, ना कोई पैकेज लेना है और ना ही किसी तरह का कोई पेमेंट करना है। ये सारे फ्री वीडियोस आपको यूट्यूब पे, हमारी वेबसाइट पे और मैग्नेट ब्रेन्स के ऐप पे मिलेंगे 100% फ्री। साथ ही आप डेली अपडेट्स के लिए हमारे सोशल अकाउंट से जुड़ सकते हैं, जो है फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम। यहाँ पे आप डेली अपडेट्स ले सकते हैं, क्या क्या चीज़ें नई आने वाली हैं, क्या क्या चीज़ें नई हो चुकी हैं, सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छे से मिल जाएंगी। तो आगे और भी बहुत सब कुछ है, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।